नमस्कार बच्चों, क्लास 7th जियोग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल की एक पुस्तक हमारे पर्यावरण भाग 2 के बारे में। तो बेटा आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7 लेंगे। तो चलते हैं बुक की तरफ। हाँ तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो बेटा आज हम इसमें पर्यावरण में बस्तियाँ क्या क्या हैं और क्या क्या परिवहन के साधन काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से मार्ग होते हैं, सड़क मार्ग, रेल, हवाई मार्ग, इस तरीके से जल मार्ग भी होते हैं। तो हम इनके बारे में आज इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हाँ बेटा, हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था पर्यावरण, तो हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। तो पर्यावरण के घटक में हमने मानवीय घटक भी पढ़े थे कुछ। तो मानव किस तरीके से पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है, अपनी भोजन के लिए भी निर्भर करता है। भोजन यानी कि खेती करेगा तभी भोजन आएगा। इसके अलावा वस्त्र उसके लिए भी निर्भर है। आवास बेटा, पेड़ पौधों को काट कर जंगलों को खाली करके वहाँ आवास बनाए जा रहे हैं। जो जंगल थे, वन थे, उन्हीं से पूरा शहरीकरण हुआ है। उन्हें हटाकर वहाँ पे नए नए शहर बस गए हैं। तो इस तरीके से प्रकृति पे ही मानव जीवन निर्भर करता है। लेकिन समय के साथ उनमें नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को उस अपने अनुकूल बनाया। समझ में आ गया बेटा? मानव ने क्या किया, अपने रहने की सहूलियत के हिसाब से यानी अपने फायदे के लिए उन्होंने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। ठीक है बेटा? अब मैं आपको बताती हूँ कि आवास या बसाव या स्थान होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस पर चलते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कैसी कैसी होनी चाहिए, वहाँ अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अगर ये 4 विशेषताएं वहाँ की जलवायु में होगी तो ही वहाँ पे बसाव स्थान पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं पाठ की तरफ। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। समझ में आ गया बेटा कि इन्होंने बताया कि नदियों के किनारों पे ही अधिकतर बस्तियाँ बसी। क्यों? क्योंकि वहाँ जल की उपयुक्त व्यवस्था होने के कारण लोग अधिकतर नदी और नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करने लग गए थे और वहाँ की भूमि जो होती थी वो उपजाऊ होती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, तिग्रिस, नील, ह्यांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा कि जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियाँ में रहते हैं। वे आखेट यानी कि शिकार, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास यानी ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं।
समझ में आ गया। इस चित्र में आपको बेटा बस्ती के बारे में नजर आ रहा होगा। देखिए किस तरीके से थोड़े दूर दूर घर हैं, बट ये खुले मैदान में घर है और यहाँ आस पास में नदी है, तो यहाँ से ये जल ले जाते हैं। इस तरीके से इनका आवास वहाँ पे संभव हो पाया है। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का परिभाषा है बेटा, ये शब्दावली में बताई कि ऋतु प्रवास शब्द का अर्थ होता है लोगों के मौसमी आवागमन। मौसम जैसे बदलता है वैसे ही उसे ही ऋतु प्रवास कहलाते हैं। जो लोग पशु पालते हैं यानी कि पशुओं को पालते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों यानी कि जैसे ही मौसम बदलता है कि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ने लगे तो वो अपने जानवरों को लेके कहीं और चले जाते हैं। चरागाहों, जहाँ चरने की जगह हो, ऐसे स्थान जहाँ पे पशुओं के चरने की जगह हो की खोज में निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। अब आगे देखते हैं बेटा, मैरी का जन्मदिन था। यहाँ पे एक आत्मकथा बताई गई है बेटा, एक कथा चित्रकथा के द्वारा से समझाया गया है। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरप्रीत भी एक उसकी मित्र होगी जिसकी वो वेट कर रही होगी केक काटने के लिए। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। यातायात यानी कि आवागमन का साधन, यातायात यानी आवागमन के साधन। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में आया था। मतलब किसी प्रसाद के बारे में बता रहे थे। प्रसाद भी वहीं का कोई लड़का होगा जो अपने बारे में बता रहा था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? प्रसाद को पूछा तो शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है अत्यधिक जनसंख्या से गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में तो ये सारी बेटा बातचीत चल रही थी कि किस गांव में क्या माहौल होता है और शहरों में क्या माहौल होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो चित्र है ये एक सघन बस्ती है। सघन यानी कि बहुत भीड़ भड़ाके वाली बस्ती जिसमें बहुमंजिला इमारतें बनी हुई होती है, जिसमें एक छोटे से इतने से स्पेस में इतनी लंबी इमारत बनाई जाती है और उसमें इतने परिवार रहते हैं। जबकि वहीं गांव में की बात देखो तो ये सघन बस्ती है जहाँ भीड़ भड़ाका इलाका है, और ये है परकीर्ण बस्ती यानी खुली खुली बस्ती जिसमें बहुत दूर दूर घर हैं और खुला मैदान है, आराम से घूमने फिरने का प्लेस है, खेलने का प्लेस है। तो चलते हैं फिर से पुस्तक में। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, है ना। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, वानिकी, दस्तकारी यानी कलाकारी, कौशलबाजी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। सघन बस्तियों में घर पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रकीर्ण जो बस्तियां होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट
का घर बनाए जाते हैं, स्टील के घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार बना वाले घर पाए जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम यहाँ पूछ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि नगर जो होते हैं वो छोटे शहर बोलते हैं और जो शहर होते हैं वो बड़ी बस्तियां मानी जाती हैं। अब आगे चलते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं बेटा। कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है बेटा। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, बहुत दूर दूर जाने के लिए अधिक समय लगता था और पुराने ज़माने में यातायात के साधन भी नहीं थे बेटा। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इस तरीके के साधन ही हुआ करते थे। उस समय लोग पैदल भी चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। फिर पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का भी उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों में घोड़ा गाड़ी चलती है, इस तरीके से घोड़े के पीछे गाड़ी बना दी जाती है और उसमें लोगों को जाते हैं। बहुत से चलती है ना घोड़ा गाड़ी, तो बहुत सारी सिटीज़ में ये देखा जाता है और कोई कोई शौकिया तौर पे भी बेटा शाही सवारी के तौर पे भी इस घोड़ा गाड़ी, बग्गी का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, जिस तरीके से आपने देखा अपना जो हिल स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए शिमला है या वैष्णो देवी है, जहाँ ऊंचाई वाले स्थान होते हैं तो बहुत सारे लोग तो पैदल दर्शन के लिए ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे नहीं चढ़ा जाता, तो वो गधे पे, खच्चर पे, घोड़ों पे, इन पे सवार होकर ऊपर मंदिर तक पहुँचते हैं। तो और दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ पे इसी तरीके से लामा का प्रयोग किया जाता है चढ़ाई के लिए और तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी कि बहुत ही तीव्र, द्रुत यानी तीव्र बना दिया है, यहाँ लिखना है तीव्र। आज यूरोप से मतलब भारत से यूरोप की यात्रा करने में सिर्फ केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा का बचत करते हैं। और आपको पता है परिवहन के कितने प्रकार हैं। परिवहन में एक होता है सड़क मार्ग, दूसरा होता है जल मार्ग, तीसरा होता है हवाई मार्ग, है ना। तो और एक रेल मार्ग भी होता है बेटा, है ना। तो देख लीजिए कि जो सड़क मार्ग होता है वो सड़क मार्ग के अंतर्गत बेटा जितनी भी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बसें, ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। ठीक है, फिर अगला है जल मार्ग। तो जल मार्ग में बेटा जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं, नावें हैं, ये सारी चीज़ें जल मार्ग द्वारा चलती है। ठीक है, पनडुब्बियाँ हैं वगैरह इस तरीके से। और जो वायु मार्ग है उस वायु मार्ग में सारी हवाई जहाजें, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, ये सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब चलते हैं। ठीक है, और एक बच जाता है रेल मार्ग। तो बेटा ये पटरी के ऊपर चलती है रेल, और ये जितनी प्रकार की रेलें होती है वो सब रेल मार्ग द्वारा चलती है। तो रेल मार्ग भी बहुत द्रुत साधन है, और उससे भी ज़्यादा द्रुत साधन कौन सा है, हवाई मार्ग वाला, यानी कि हवाई जहाज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 7वां बस्तियाँ और परिवहन यहीं समाप्त होता है। ठीक है।